हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये कक्षा आपकी साइंस की दूसरी है लेक्चर, जिसमें हमने पार्ट 15 के बारे में, खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में देखना था, और जिसमें हमने आधा इसमें कर लिया था। उसके इंट्रोडक्शन वगैरह हमने देख लिया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में देख लिया था। और आज हमारी उसमें यहाँ जो फसल उत्पादन प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में हमारा अध्ययन होगा, ठीक है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट तथा फसल, जिसका हेडिंग है फसल की किस्मों में सुधार में हमने देखा था। जो क्रॉप वेरीफाई उसमें वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में उसमें हम देखते हैं, जिसमें हमारी कुछ हो गई थी, कुछ बची हुई थी। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, और चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, और इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु और परिस्थितियों में भी उग सके। आप जानते हैं भारत की जलवायु जो क्लाइमेट है वो मानसूनी जलवायु है, ठीक है, मानसूनी क्लाइमेट है। तो भारत क्या दुनिया के ऐसे जितने भी देश हैं उन देश के सामने एक चुनौती होती है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें कभी सूखा पड़ना, क्योंकि सब लोग तो स्वाभाविक है कि ऐसा तो है नहीं, वर्षा पे लगभग लोग डिपेंड करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती है तो लेयर नीचे चली जाती है, बोर्डिंग वगैरह गांव के जो होती है, जिसको बोर्डिंग वगैरह है, वो सारे क्या होते हैं, सूख भी जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में इनको क्या करना पड़ता है कि कुछ अलग सोचना पड़ता है। तो जैसे आप देखते हैं कभी हुआ बाढ़ आ जाना, बाढ़ आना किसी के बस की बात नहीं है। जब बाढ़ आते हैं तो कितने गांव के गांव दह जाते हैं उसके चक्कर में। पिछले साल ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार में 6 महीना लगातार बारिश रहा, लगभग चीजें दह गई, खाने के लिए लोगों को आफत हो गई। तो कोई गवर्नमेंट ने 1000 रुपया कर दिया, या कोई कुछ देने के लिए कोई चना मूंग फ्री देने लगा। तो कहने का मतलब है ना, चना मूंग से इनका समाधान निकला जा सकता है। अब चना मूंग और उड़द दे रहे हैं तो उसके साथ तो कड़ू तेल भी दीजिए, कैसे भूनेंगे। तो कहने का मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के सामने जो भी है समस्या है, उससे उबरने के लिए उनको पहले से इनके बारे में प्रिकॉशन करके चलना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि अब बाढ़ आने वाला है, ठीक है, तो बाढ़ आने वाला है, आप लाख उसमें बांध दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाढ़ आएगा उस बांध को भी तोड़ के चला जाता है। तो इन सब के लिए कुछ मैनेजमेंट होती है, प्रिकॉशन होती है, जिसको लोगों को बरत करके उनमें, जैसे हर किसान जैसे करते हैं कि कुछ पूर्वानुमान मौसम का लगाया जाता है। तो मौसम विभाग भी कभी कभी, लेकिन मौसम विभाग भी इस जगह पे फेल हो जाता है। जैसे अर्थक्वेक आती है, अर्थक्वेक में किसी भी मौसम विभाग का पता लगा ना कि कल भूकंप आने वाला, नहीं पता चलता है। भूकंप आने के बाद कहते हैं कि अभी झटका आ गई, 4.5 में आ गया, 8.9 में आ गया, तो झटका उसके बाद बताते हैं, पहले का झटका भूल जाते हैं। तो इन द सेंस ऑफ जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा क्या, दुनिया की कोई भी क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, उस सबसे अलग हमारी क्लाइमेट है। एक ही समय आपको दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ठंडा गर्म सारे तरह के मौसम, बर्फ, सभी तरह के मौसमों का आपको अनुभूति होती है। तो इसी तरह से इसमें जो कहता है उसके बाद हम देखते हैं, जिसमें कहता है आगे, किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक है जो फसल होते हैं, जिसमें हमने देखा HYV सीड्स के माध्यम से उस फसल में सुधार करके हमने देखा कि 60-70 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करा गया। और उसमें आपने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले पार्ट में हमारे यहाँ जो खाद्यान्न की कमी थी, उन खाद्यान्न को कमी करके हमको फुलफिल करने का काम किया गया। कब? चीन युद्ध के बाद, 1962 में जो चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद। फिर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है उसके बाद, उच्च उत्पादन यानी प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, यानी हाई यील्ड जब हम बीज किए तो हमने देखा कि हाई यील्ड के कारण टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़ क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर देखा क्या, उन्नत किस्में यानी फसल उत्पादन की गुणवत्ता, यानी प्रत्येक फसल में भिन्न होती है, और दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता, और उसके बाद और फल और सब्जियों में संरक्षण महत्वपूर्ण है। ये सारे चीजों में हमने उस दिन देखा था कि दाल में या खरीफ क्रॉप वगैरह इन सब में क्या किसमें हमको प्रोटीन मिलता है, किसमें
विटामिन मिलता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी, ठीक है, पिछली कक्षाओं में। चलिए आगे देखिएगा, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, यानी जो हमारी, मान के चलिए जो हमारी बीज की या किसी चीज की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट और अच्छा कैसे किया जाए। पहले देखते थे कि धान को जैसे 2-4 बीरे लेकर के गांव में उसके बीरे को जैसे एक जगह पहले 20-22 दिन के लिए तैयार करने के लिए छोड़ देता है, फिर उसके बाद उसको उस जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह लगाया जाता है। तो वहां पे पहले 2-4-5 बीरे लेकर के उसको खेत में, गीले खेत में जिसमें पानी कम से कम खिल्ली भर हो, उसमें रोपने का काम किया जा सकता था, रोपा जाता था। और अब क्या है कि बस एक बीज आती है, निकाल करके उसको इसे साट दो माटी में, उसको हाइब्रिड कहते हैं। और पहले किसान खूब दम लगाता था, खूब दम लगाता था। तो कट्ठा में वो झुराट वाला जो होता था जैसे बीरा, उसमें मुश्किल से क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा 20 किलो 25 किलो का कट्ठा जाता था। अब वो कट्ठा 110, अब वो कट्ठा जाता है, जैसे धान का अगर बात करते हैं 60 70 55 60 किलो का जाता है। गेहूं का बात करते हैं 1 कुंटल 10-10 किलो का कट्ठा जाता है। जैसी फर्टाइल भूमि है, अब पहले फर्टाइल भूमि होने के बाद प्रोडक्शन कम होता था, तो यह क्या हुआ, क्वालिटी में इसके हमने गुणवत्ता में सुधार करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, इसमें कहता है जैविक रोग कीट निमेटोड तथा अजैविक सूखा, उसके बाद क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है, हो सकता है, और इन परिस्थितियों को सहन करने वाले किस्में फसल उत्पादन में सुधार की कर सकती है। जैसे देखते हैं अभी आलू वगैरह खेत में लगा हुआ, पोटैटो, तो जो पोटैटो होता है ना, वो पोटैटो में पल्ला मार देता है। पल्ला का होता है ना, पाला जिसको कहते हैं, ये जो पल्ला गांव में कहता है पाला, और पाला ठंड ज्यादा पड़ने से उनकी पत्ती सब पीली पीली पड़ जाती है। उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं जिनको मिला करके लोग दम तक दवाई झोंकते हैं, और जो दवा झोंकते हैं जिसके कारण से उसका पल्ला का असर खत्म हो जाता है। तो ये सारी एक विधि है जो अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता में परिपूर्ण बनाने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, उसी चीज को कहा, बायोटिक एंड अबायोटिक रिस्ट्रेंट्स क्रॉप्स प्रोडक्शंस कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक, यानी जिसमें हम लोग डिजीज देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, एंड उसके बाद क्या कहते हैं, नेमाटोड्स देखते हैं, एंड अबायोटिक में ड्राउट, हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं सैलिनिटी देखते हैं, वाटर लॉगिंग देखते हैं, हीट देखते हैं, कोल्ड देखते हैं, एंड फॉरेस्ट देखते हैं। मतलब ठंडा गर्म ये जो है ना, ये आपका क्या है, जीवित नहीं है, मरल है। ये क्या है, मरल है। ठंडा गर्म जो हम लोग देखते हैं यह सब मरल है। पाला आला जो देखते हैं सब मरा हुआ है। सूर्योदय जो है ना सब मरा हुआ है। कहेगा कि जीवित है, लाइट देता है, नहीं। बायोटिक अबायोटिक हमने देखा था। बायोटिक क्या होती है, जो चीज जीवित होती है, जो श्वसन क्रिया करती है, जो रिस्पायरेशन करती है, वह बायोटिक जीवित होती है। क्या सूरज भगवान सांस लेते हैं? नहीं लेते। हवा सांस लेता है? नहीं लेता है। मिट्टी सांस लेता है? नहीं लेता है। जो सांस नहीं लेगा वो मरल, और जो सांस ले लिया, रिस्पायरेशन कर लिया, वो जिंदा। ठीक है, तो उसी में दूटी। अब इंसेक्ट वगैरह का है, जिंदा है। कीड़ा मकोड़ा का है, जिंदा है। तितली का है, जिंदा है। हम लोग का है, जिंदा है। ये सब बायोटिक के पार्ट्स है जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात करते हैं, जो रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, इट इज नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। फिर अब आते हैं टॉपिक पर, जो यह तो पहले वाला टॉपिक जो हमारा था। अब मेन मुद्दा पर आते हैं, जो आज क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। तो प्रोडक्शन कीजिएगा तो उसको प्रबंधन भी कीजिएगा ना जी, तो उसी को कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या जी, और सब ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है संक्षिप्त में, धन अथवा आर्थिक परिस्थितियों किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश, मतलब जो किसी चीज में अच्छा पैसा लगाते हैं ना, निवेश करना किसी चीज में, और वही निवेश करते हैं। आगे फिर कहा, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सह संबंध है। अच्छा, यह बात कहा। देखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है, निवेश और फसल उत्पादन। देखिए,
अब कोई किसान 1 एकड़ का मालिक है और कोई 10 एकड़ का मालिक है। ये 1 एकड़ में 10 फैमिली को चलाता है और यह इसके पास भी 10 फैमिली ही यह चलाता है, लेकिन ये अपनी प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाता है। गौर से देखिएगा, अटेंटिवली होकर देखिएगा। यह बेचारा अकल का मारा, यह प्रोडक्शन जो इसकी होगी, इसकी प्रोडक्शन केवल परिवार को चलाने के लिए होगी। कारण है, अगर यह बैंक जाएगा, बैंक वाला जो देता है आपको लोन भी कम देगा, 50,000 देगा। मतलब कि इसको किसी के माध्यम से अगर लोन भी लेता है तो इसको 50,000 देगा, जिसमें से 10,000 घूसखोर सब खा जाता है, चोर चुट्टा सब। उसमें बैंक मैनेजर भी शामिल होते हैं, कुछ चोर चुट्टा जो हमने कहा है। इनमें फसल उत्पादन में इनको कैपिटल भी ज्यादा बैंक से भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जमीन ज्यादा है। अभी सपोर्ट दैट 50,000 साल का लोन ले लिया और 50,000 में सपोर्ट दैट जिसको 40,000 इसको मिला और 40,000 में खेत में लगा दिया, और कारण क्या हुआ कि खेत में लगाने के बाद इसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। जब फसल अच्छी नहीं होगी तो ये लोन चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा, ऑब्वियसली नहीं चुका पाएगा। ये बाबू साहब कुछ नहीं किया, इसकी भी फसल इसी की तरह हुई, लेकिन इनकी प्रोडक्शन अगर 1 क्विंटल के हिसाब से होती है तो इनकी 10 क्विंटल होती है। 10 परिवार है, साल में 5 क्विंटल खा भी जाएगा। अगर लोन इसको मिला हुआ है तो मान के चलो इसको 1 लाख लोन मिला है, तो अगर इस चीज को यह करता है, सपोर्ट दैट मैंने छोटा अमाउंट ही रखा है, तो 1 लाख इसको मिलता है, तो यह अपने लोन का कुछ राशि दे भी सकता है बैंक को ब्याज के तौर पर, लेकिन ये कुछ नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इतना उत्पादन करा कि अपने परिवार का भरण पोषण में इसका सब समाप्त हो गया। तो इसी चीज को कहते हैं, तो निवेश मतलब जितनी बड़ी कैपिटल उतना ज्यादा आपको बेनिफिट। अब मान लीजिए कि आप करोड़पति है, कोई लाखपति है, तो करोड़ वाला अगर जिसके पास करोड़ रुपया है, तुम हमको करोड़ रुपया दो, साल भर में हम 1.5 करोड़ तुमको दे देंगे। करोड़ रुपया का 1.5 करोड़ देंगे। पूछिए कैसे? पैसा है तो दिमाग है। करोड़ रुपया लगा करके रोड पर मॉल खोल दीजिए, लोग कुत्ता की तरह आपके यहाँ लाइन लगा के रहता है। इन द सेंस, कहने का मतलब है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो लोग आपके पास रहेंगे। अब मॉल की बात हमने कही, अगर करोड़ रुपया लगा के मॉल खोलता है कोई बंदा, तो पर मंथ बुढ़ भी जाएगा, कम से कम वो आपको 2 से 4 लाख 5 लाख रुपया वो कमा सकता है। ठीक है, अब 12-25 60 लाख रुपया कमा लिया, चलिए आपका 1.5 करोड़ दे भी दिया, उसका 60 लाख दे दिया, कहा कि अगले महीना देंगे, तब भी तो बेनिफिट में है। तो कैपिटल से बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती है। अगर आप मान के चलिए अभी आपके पास कुछ पैसे नहीं है, जब आप कमाने लगोगे ना, तो मान के चलो 10,000 रुपया तुम्हारी फैमिली को चलाने के लिए आता है, और सपोर्ट दैट अगर अगले महीने से किसी कारणवश तुमको 20,000 रुपया आने लगे, तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, तुम SIP में इन्वेस्ट करोगे, तुम कहीं जमीन लेने के बारे में सोचोगे, नई प्रॉपर्टी अरजने के, या कहा जाता है बंगाली में एक कहावत है, दरबो सो सर्वो चाहबो सो करबो। दरबो सो सर्वो चाहबो सो करबो। दरब है तो सब कुछ है, जो चाहिएगा वो कीजिएगा। रेस्टोरेंट में घुमाना होगा किसी को, उसके लिए भी पैसा आ जाएगा। तो यह सारी चीज क्या है? ये सारा चीज आपको दिखाता है कि दुनिया में पैसा की इंपॉर्टेंसी क्या है। अगर मान के चलिए आप किसी चीज का, अगर मान के चलिए आप पैसे हैं आपके पास, तो आप सरकारी स्कूल में तो पढ़िएगा नहीं, स्वाभाविक है कि आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़िएगा, और इस कबाड़ी जगह में भी नहीं रहिएगा, किसी अच्छे जगह पर रहिएगा। तो जिस जगह पर आप रहते हैं वैसी मेंटलिटी आपकी होती है, तो ज्यादा पैसा इनके पास होगा तो ज्यादा चीज सोचेंगे, अच्छी ऐसी फसल को अपने यहाँ करेंगे जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और HYB सीड्स को अपने यहाँ लागू करेंगे, और जब प्रोडक्शन इनकी अधिक होगी तो ये बड़ी मंडी में बेचने का काम करेंगे। इट्स कॉल्ड माइंड ऑफ मनी।
या मनी ऑफ माइंड? मनी है तो दिमाग होगा भैया, सीधी बात याद रखिएगा, मनी पर ही दिमाग आपका काम करता है। तो इसीलिए पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनिए, चोर चुहार मत बनिए, नहीं तो कुत्ते की तरह रोड पर भटकिएगा, कोई पूछने वाले नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तब देखिए क्या कहता है, इसी चीज को कहा इन शॉर्ट इट इज द money or financial conditions that allow farmer to take up different farmers practices and agriculture technologies। अब स्वाभाविक है कि 1 एकड़ वाला ट्रैक्टर नहीं रखेगा, 10 एकड़ वाला ट्रैक्टर रखेगा। अब ट्रैक्टर को दूसरों के खेत में जोत लेगा तो पैसा तक कमाना लेगा जी। अब मान के चलिए इसका अपना बोर्डिंग होगा और बोर्डिंग के दूसरा के खेत में लगा के पानी पटा देगा, वहां भी कमा लेगा। तो बुद्धि बढ़ेगी, पैसा होगा। तो बिना पैसा का बुद्धि नहीं होता है, याद रखिएगा। हम या कोई इंसान जिसके पास पैसा आने लगा, जैसे अडानी साहब का नाम सुने हो, गौतम अडानी, एशिया का सबसे अभी ऊपर वाला पैसा वाला है लोग। एनडीटीवी को खरीद लिया बेचारा, सब कुछ कर लिया। 100 रुपया से धंधा चालू किया था 2005 में। आज उसकी संपत्ति इतनी बड़ी है कि उतना हमको लगता है कि जेट एयरवेज का फ्लाइट नहीं उड़ता है तेजी में, उतनी संपत्ति उनकी बड़ी है। तो पैसा जब आया, 23 से 24 स्टेट्स में उनकी प्रोजेक्ट चल रही है जो सब 50-60 करोड़ से ऊपर का है। तो कहने का मतलब है, मेरी बात सुनिएगा, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमको निवेश की जरूरत है। अगर मान लीजिए छोटा भी बंदा है, छोटा भी निवेश करता है, अगर इनको प्रोडक्शन बढ़ानी होगी तो ये क्या करेंगे? कैपिटल अगर इनके पास है तो दूसरे की जमीन भी लीज पर लेकर के यह धंधा तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो मनी है तो माइंड है याद रखिएगा। चलिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, देयर इज अ कॉरिलेशन लिखा हुआ, क्या है? हाँ, correlations between higher inputs and yields. Thus, the farmers purchasing capitals for inputs decide cropping systems and productions practices. फिर उसके बाद कहा, therefore productions practices can be at different levels. They include no cost productions, low cost productions and high cost production, यानी नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट या प्रोडक्शन के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर इसी चीज को कहा कि इसमें कहा उत्पादन, जैसे कहा बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इनमें से सम्मिलित है। सारे चीज इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर कहा पोषक प्रबंधन, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट क्या होता है? पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होती है। इन सबसे हमको क्या क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, और इसी से हमको न्यूट्रिशन किनको मिलेगा? पौधों को मिलेगा, प्लांट को मिलेगा। ठीक है, आगे देखना। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। कहा एयर सप्लाईज कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाईज द अदर 13 न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। ठीक है, क्या है? 13 है, 13 है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। फिर कहा हवा पानी तथा मृदा प्राप्त होने वाले पोषक न्यूट्रिएंट्स जिसमें सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल, इसमें क्या क्या होते हैं आप देख लिए। सब में अलग है। जो हवा होता है इसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिले होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इसमें मिल जाएंगे। पानी में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे, और मृदा में आपको बृहद पोषक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिसमें नाइट्रोजन मिलेंगे, फास्फोरस मिलेंगे, पोटेशियम मिलेंगे, कैल्शियम मिलेंगे, मैग्नीशियम मिलेंगे, सल्फर मिलेंगे। ये सारे आपको मिट्टी में मिलने वाले तत्व है। ठीक है, जो उसको फुलफिल बनाते हैं। आगे देखिएगा, उसी में एक बृहद पोषक आपने देख लिया। अब सूक्ष्म पोषक में यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? एक हमने देखा मैक्रो और दूसरा देखा माइक्रो में। माइक्रो में आपको सूक्ष्म पोषक में आयरन मिलते हैं, मैग्नीज मिलते हैं, बोरॉन मिलते हैं, जिंक मिलते हैं, कॉपर मिलते हैं, मोलिब्डेनम मिलते हैं, क्लोरीन मिलते हैं। यह सारे आपको मिलने के काम होते हैं। एक मैक्रो और माइक्रो जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो होते हैं
उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है खाद क्या होता है, मैन्युअल। कहता है खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। जो रेतीली मिट्टी होती है सैंड वाली, वह पानी को ज्यादा समय तक होल्ड कर पाती है। फिर कहता है कि चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है और जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है मैन्योर हेल्प इन द रिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड उसके organic matters and the increasing soil fertility. The bulk of organic matter is the manure help in the improving the soil structures. This involves increasing the water holding capacity in sandy soils, clay soils. The large quantities of organic matters help in drainage and in avoiding water logging. ठीक है, आगे देखिए, फिर कहता है खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट आप देखते हैं। फिर उसी तरह हरी खाद देखते हैं, यह सारे हमने बताया था। और फिर उसी को आप देखते हैं उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। तो हम चर्चा करते हैं अगर कंपोस्ट वाले में, जिसमें देखते हैं कंपोस्ट प्रक्रिया में कृषि अवशिष्ट पदार्थ यानी जैसे पशुधन और मलमूत्र, गोबर आदि, इन सबको मिलाकर के सब्जी के छिलके एवं कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विलगित करते हैं और कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ और तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र उसके निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, दिक्कत? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, फिर कहता है हरी खाद यानी फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ज्वार आदि उगाए जाते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेती की मिट्टी में मिला दिया जाता है, खेत की मिट्टी में मिलाया जाता है। ये पौधे हरी खाद कहलाते हैं। और यह जैसे बिहार वगैरह में ढैंचा वगैरह का एक नया पेड़ आया, ठीक है, ढैंचा वगैरह बड़ी बड़ी होती है, उसको जुतवा दिए जाते हैं, जड़ना जलावन में भी काम आते हैं और उसकी हरी हरी पत्ती जो होते हैं उसको हरित खाद के रूप में उसको हम यूज कर लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, उसके बाद उर्वरक क्या होती है, फर्टिलाइजर्स क्या होती है। कहता है उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार उत्पादक पोषक है और उर्वरक उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं और इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि यानी पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती हैं और स्वास्थ्य पौधों की प्राप्ति होती है। फर्टिलाइजर एंड द कमर्शियल प्रोड्यूस प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को घटाता है। मतलब लगातार अगर कंटिन्यूअसली हम उसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, तो मिट्टी की जो सॉइल होती है उसकी जो प्रोडक्टिविटी को वो कम करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कार्बनिक खेती वही है, बात छोड़िए, आगे देखिए। अब कहता है सिंचाई, इरिगेशन। इसमें कहता है भारत में अनेक पानी के स्रोत है और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। कहता है इंडिया हैज ए वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाईली ब्राइट क्लाइमेट, जिसमें कहा यहाँ के क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा क्या है, जलवायु जैसे कहा विभिन्न प्रकार की है। जिसमें कहता है इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब हैं। दिस इंक्लूड वेल्स, कैनल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। ठीक है, कुएं, वेल्स, नहरें, यह सारा क्या है, यह इरिगेशन सिंचाई के माध्यम है और इनके माध्यम से सिंचाई किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहता है फसल पैटर्न यानी क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं। मिश्रित फसल में 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही खेती में उगाए जाते हैं। इसी को उसके बाद क्या कहता है, जैसे कि गेहूं, चना अथवा गेहूं, सरसों अथवा मूंगफली, सूर्यमुखी या अथवा अभी
तंबाकू का सीजन होता है तो उसमें आलू वगैरह को बीच में कियारी टाइप में लगा दिया जाता है, और या गेहूं पे साइड में तीसी वगैरह लगा दिया जाता है, तिलहन लगा दिया जाता है, या गेहूं में सरसों वगैरह राई वगैरह लगा दिया जाता है। यह एक फसल के साथ दूसरे फसल को विकसित किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करता है। आगे देखिएगा, कहता है उसके बाद अंतरा फलीकरण में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न आते हैं, जिसमें इंटरक्रॉपिंग इज द ग्रोइंग टू और अ मोर क्रॉप्स उसके बाद कहता है सिमुलेटेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफाइंड पैटर्न। क्या है? डिफिनिट पैटर्न, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं और इसके उदाहरण है सोयाबीन, मक्का अथवा बाजरा, और सोयाबीन और मक्का अथवा बाजरा और लोबिया, क्या है? ये सारे फसल एक साथ उगाए जाते हैं, कॉपी जिसको कहते हैं, ठीक है। लोबिया को क्या कहते हैं? काउपी। लोहा को में तो कुछ फायदा नहीं पड़ता, क्या कहिएगा इसको? हाँ, जिसको काउपी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिए, उसी तरह से कहता है किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। द ग्रोइंग ऑफ अ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन एंड द प्री-प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। आगे देखिए, अब फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या होता है? अब स्वाभाविक है कि जब फसल उगाइएगा तो उसको प्रोटेक्शन की तो बात कीजिएगा, उसी चीज को कहता है फसल क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, उदाहरण के लिए गोखरू यानी जैंथियम, जो उसके बाद गाजर घास पार्थेसियम व मोथा यानी साइरेनस रोटिंगस एक खरपतवार होते हैं। मतलब अनैच्छिक पौधे जिनकी कोई जरूरत नहीं है, अगर वह खेतों में उग जाते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है, अनैच्छिक। उनकी अपनी इच्छा, जैसे खेत वालों की जो खेत के मालिक होते हैं उनकी इच्छा के बिना अगर कोई पौधे आते हैं उसी को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, अनैच्छिक पौधे कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहता है प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार के पौधे पर आक्रमण करते हैं। ये मूल, तने तथा पत्तियां को काट देते हैं। दूसरा, ये पौधे के विभिन्न भागों में कोशिकीय रस चूस लेते हैं तथा ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। अलग अलग तरीके से एक पौधे पे अटैक करने का काम करते हैं, ठीक है। देखिएगा, पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है, और ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। डिजीजेज इन द प्लांट्स आर द caused by क्या है? pathogens such as the bacterium, fungi and the viruses. These pathogens can be present in and transmitted through the soil, water and air, ठीक है। आगे देखिएगा, लेकिन इनके अधिकांश उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जैसे कि कई पौधे तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। भंडारण, जिसमें देखना है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में, जिसमें क्या करना है, कहता है कृषि उत्पादन के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। जो हम लोग स्टोरेज करते हैं उसमें बहुत सारी हानियां हो सकती है। कीड़े मकोड़े, दीमक वीमक अनाज को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उसी चीज को कहता है कि इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, उसके बाद चिचरी तथा जीवाणु है, तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। जैसे कहने का मतलब, जो स्टोरेज होती है ना, नीचे से क्या होती है, नमी ज्यादा होती है,
टेम्परेचर जितनी ज़रूरत होती है, अब गेहूं वगैरह हम रखते हैं, धान वगैरह रखते हैं, या जिसको धान को पेडी कहते हैं, तो जब रखते हैं तो स्टोरेज के लिए जो स्थान होती है, मान के चलिए जो स्टोरेज गृह होती है, ठीक है, जो स्टोरेज गृह होती है, उस स्टोरेज गृह में जैसे हम लोग अगर मान के चलिए बेड़ी वगैरह जो गांव में होती है, भूसौल जिसको बोलते हैं, उसमें रखते हैं, तो भूसा आप जानते हैं कि गर्म होता है, हॉट होता है। तो यहाँ जो भूसा जो हॉट होता है, HOT लिखे हैं भाई, गलती मत समझिएगा, हॉट होता है, तो यह गर्मी के कारण, इसकी टेम्परेचर के कारण इसमें घून वून नहीं लगता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते। लेकिन जो सरकारी जो संस्था है जहाँ पे इन सब चीज़ों को रखा जाता है, और ससुरी के तो सरकार का धन है, लूट खाइए, लूट खसोट उड़ाइए, और जनता बुड़बक और सरकार होशियार सियार। तो कहने का मतलब जो जनता की प्रॉपर्टी है, हालांकि वो किसी सरकार के बाबूजी की नहीं है, कारण क्या, खरीदते सरकार है, लेकिन उनके बाबूजी के क्यों? क्योंकि बताया कि एक बचवा जो तैयार होता है वो शुरू से लेकर के अंत तक टैक्स देता है। हगीज पहनता है तहिया से लेकर मुरघटिया घाट पर जाता है तब तक वो टैक्स देते रहता है। उन पैसा से लेकर के आप मर्सिडीज चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहे हैं, 1 करोड़ के गाड़ी मेंटेन कर रहा है, और ससुरी भूखा मर रहा है। किसान जिसका धोती फटा हुआ है, धोती खरीदने के लिए 100 रुपया नहीं है, यह हमारी विडंबना है कृषि क्षेत्र की। तो उसी चीज को तो जो आप देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, या हमने कहा कि पैक्स वाले के माध्यम से, जो सरकार आपके ग्रामीण क्षेत्रों से या अन्य इलाकों से, ग्रामीण क्षेत्र ही, अन्य इलाकों में क्या, शहरी क्षेत्र ज़्यादातर थोड़ी कृषि करेगा, लेकिन फिर भी कलेक्ट करके उनको जो एक गोडाउन में रखती है, उन गोडाउन की टेम्परेचर जो मेंटेन करनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाती है। क्यों? सरकारी बंदे होते हैं, उनको तो 50-60 का महीना मिल रहा है, 1000 में, लाखों रुपया किसी को मिल रहा है, उनको क्या जरूरत है, सरो तब या गलो तब। अब बारिश होता है तो ऊपर से पानी टॉप 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 कर रहा है, गोडाउन में पानी टॉप टॉप, एल्वेस्टर फूटा हुआ है, जो गोडाउन है एल्वेस्टर फूटा हुआ है, तो सही टेम्परेचर सही तापमान मिला नहीं तो जो फसल है वो खराब होगी। तो इन सब से बचाव के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जिससे उन सब चीज़ों में सुधार किया जा सके, और जो फसलें नष्ट होती है, जैसे उनको क्या करना चाहिए, जो जमीन पर रखते हैं उसके लिए वहाँ पे लकड़ी का कुछ स्लेब टाइप का बनवा देना चाहिए। लकड़ी के स्लेब बनवा करके चारों तरफ से जो वॉल है, अगर उसको हम रखते हैं किसी भी चीज़ को, तो वॉल से अलग रखना चाहिए। लकड़ी पे इसलिए कि लकड़ी में ऊष्मा होती है, लकड़ी जो अपनी गर्मी छोड़ेगी, तो इससे वो बचे रहेंगे। फिर उसमें कुछ भी फिनाइल वगैरह या जो भी सल्फास वगैरह की गोटी होती है उसको डाल दिया जाए, उचित टेम्परेचर का हो, ऊपर से कहीं पानी का कोई उसमें पानी ना लगे, या इन सब चीज़ों से हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है कि इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पादन की नियंत्रण, सफाई, अच्छी तरह सुखाना, वही चीज़ है, सुखा करके अच्छे तरीके से। वैसे क्या हुआ कि फसल जो किसानों के यहाँ से निकली और डायरेक्ट ले जाके बोरी में कस करके, ना उसको साफ करना है, ना कुछ करना है, निराई करना है, ना तो कुछ करना है, फटका नटकन कुछ नहीं, बस ठेल दिया गोडाउन में। ठेल तो दिया, लेकिन ठेलने के बाद एक उचित टेम्परेचर पर कहा, जो सूतरी वाली बोरी होती है, सूत वाली, पटसन वाली जो बनती है, उससे पहले सुखा करके अच्छे से धूप लगा करके फिर पैकिंग करके, तब उसको उन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए कि उस गोडाउन में रखें, और समय समय पर हर 3-4 महीने पर उनको निकाल करके धूप लगाइए। या उसमें ऐसा हो कि धूप के जगह पर आप हीटर का कुछ ऐसा कर दे, मतलब हॉट रूम कर दे, जैसे कोल्ड स्टोर आलू वगैरह, सब्जी वगैरह, फल फ्रूट्स को रखने के लिए करते हैं, उसके लिए हॉट रूम बना दे कि एक टेम्परेचर वहाँ हमेशा मान के चलिए 30 डिग्री टेम्परेचर वो मेंटेन कर सके। अब जाड़े के दिनों में टेम्परेचर 5 डिग्री या गर्मी के दिनों में 40 डिग्री, अब तो बीच में जूझ रहा है, वो कभी फूल जाता है तो कभी सूख जाता है, गेहूं, धान, इन सब चीज़ों से बचाव की जा सकती है। अब एक और है जिसमें कहता है कि कुछ जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि अब बहुत सारी कंपनियां हैं, बिहार में एक सुधा कंपनी है, जैसे अमूल है, उसी तरह से तो उसके पैकेट वाले, जैसे दूध तो आपने पाउडर वाले बचपन में बहुत पिया होगा, मम्मी दूध छोड़ा देती थी, तो कारण था कि काम बहुत सारा महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में एक अल्प न्यूट्रिशन मिलती थी, पूर्णतः पोषक नहीं मिल पाती थी, तो अब मम्मियों को भी
दूध एक सीमित समय तक आदमी जब जो भी होता है तो वह खत्म हो जाती है। तो उस समय पाउडर का दूध बच्चे को घोड़ घोड़ के बार्ली या दूध ठेले जा रहा है, पिया नहीं पीजिएगा तो ऊपर से मारबो करता था, पट 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 तो पीट दे जाता। तो इस जगह पर क्या हुआ, तब सुधा कंपनी ने बिहार में हमने देखा है कि एक दूध निकाली है, और दूध ऐसी निकाली है कि आप सुन करके चौंक जाओगे। वो लिक्विड का दूध 90 दिन तक वो पन्नी में रहता है। अब 90 दिन रहता है, तब उसमें सोचिए कि कितना केमिकल ठेल दिया होगा ससुरी के। बिना केमिकल का 90 दिन नहीं रहेगा। अब वो आपके लिए, अब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा वो आप सोचिएगा, लेकिन दुविधा तो होगा। 90 दिन एक प्लास्टिक में पैक एक दूध का, जो रात में गर्मी का दिन हुआ, रात का दूध सुबह नहीं चलता है बिना उबाले हुए, अब वो 90 दिन चला रहा है। गर्मियों में वो चलता है भाई 90 दिन, फट में नहीं करता है। ऑर्डर तो समझ गए कि बना करके लोगों के लिए ठीक है, वो सेहत के लिए खराब नहीं हो सकता है ज्यादा, लेकिन वो 90 दिन पन्नी में पैक एक ही चीज में सरकार कहती है कि सिंगल यूज पन्नी जो प्लास्टिक है बैन करो, और दूसरी तरफ प्रमोट कर रही है कि 90 दिन दूध एक पन्नी में रखा जा रहा है, तो हार्मफुल होगी। लेकिन फिर भी चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मिल्क वगैरह है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जरा उन चीजों को रफली अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। जैसे हम मिल्क के ऊपर देखते हैं, मिल्क को देखते हैं, मिल्क के बाद हम एग को देखते हैं, एग के बाद हम मीट को देखते हैं और फिश को देखते हैं। या हमारे लिए क्या, एक माता जो गर्भवती होती है उनके लिए भी यह बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। कारण क्या होता है कि इनमें लगभग सारी चीज पाई जाती है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जरूरत क्या क्या पड़ती है, इसमें फैट की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, शुगर की जरूरत पड़ती है, खनिज मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, वाटर मतलब जल की जरूरत पड़ती है, और विटामिन की जरूरत पड़ती है। यह आपको पौष्टिक आहार के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कम से कम जिस दिन अगर मांसाहारी नहीं खाते हैं उस दिन प्रतिदिन कम से कम आपको 1 गिलास दूध पीना चाहिए। कारण क्या होती है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक क्षमता होती है वो विकास होता है, आपके शरीर में किसी दूसरे चीज की कमी नहीं आती है। कमी होती है तो इनके माध्यम से फुलफिल कर दी जाती है। अगर जो शाकाहारी है उनके लिए दूध तो नेसेसरी है, और यह डेली आपको 1 गिलास लेना चाहिए शाकाहारियों के लिए। मांसाहारी के लिए, जब मांस खाते हैं तब दूध मत खाइए, क्योंकि डबल विटामिन प्रोटीन मिल गया था, बल्ले बल्ले हो जाते हैं, आपका शरीर से निकलने भी लगता है। तो आगे देखते हैं। फिर देखिए मिल्क है, इसमें अगर बात करते हैं 3.6 इतना फैट पाया जाता है, प्रोटीन 4% पाया जाता है। यह परसेंटेज है, ये टोटल पर असेंट, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत लिखते हैं। इस तरह से यह होता है, 4% यह पाया जाता है। और इसमें शुगर जो देखिएगा ना 0.4, तो बिना चीनी का दूध पिया कीजिए, दूध ज्यादा में चीनी मत मिलाइए, हल्का चीनी मार करके पी लें। तो गुड़ साइड में रखिए, दूध पीते जाइए, गुड़ काट के खाते जाइए। गुड़ ज्यादा फायदेमंद होता है शरीर के अंदर की जितनी भी, जैसे दिन भर आप मार्केट में घूमते हैं और जितने भी अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह जो अंदर जाते हैं वो गुड़ सुबह में आपको निकालने का काम करती है। काला काला कफ के माध्यम से वो सुबह में आपको निकाल देती है, इसलिए गुड़ खाने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, इसी पर कहावत है एक, गांधी जी के, गांधी बाबा के बारे में। एक महिला, बहुत दिन पहले की बात है जब गांधी बाबा थे, आज तो है नहीं। एक महिला गांधी बाबा के पास पहुंचती है, कहती है कि बाबा, भाई गांधी बापू, एक काम कीजिए, हमारे बच्चे को आप कह दीजिए कि गुड़ छोड़ दे, तो यह गुड़ छोड़ देगा। तो गांधी ने कहा, बेटा एक काम करो, 7 दिन बाद आना हमारे पास, फिर हम बताएंगे। तो उस जगह पर क्या हुआ कि वह 7 दिन बाद महिला फिर आती है, तो गांधी कहते हैं, बेटा कल से गुड़ मत खाना, गुड़ खाना छोड़ दे। अब महिला कहती है, बाबा यह तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे कि गुड़ खाना बंद कर दो। तो गांधी ने उत्तर दिया कि 7 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, मैं 7 दिन में गुड़ खाना छोड़ चुका हूं, इसलिए आज मैं बच्चे को कहता हूं कि गुड़ खाना छोड़ दो। ऐसी बात थी। तो यह हमारी सभ्यता थी। आज तो लोग खुद दारू पीता है, कहता है कि दारू मत पियो, बेकार चीज है। तो ससुरी के तुम काहे पी रहा है, जौहर काहे खा रहा है। तो अगर किसी चीज को हम कोई सजेस्ट करते हैं कि तुम पढ़ लो, तुम लोग को कहते हैं कि तुम पढ़ लो, मतलब हम पढ़े हैं तब तुमको कहते हैं कि तुम पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो बेकार होगा, हमारी तरह मास्टर बनेगा। तो कुछ बनो, देश का नाम रोशन करो, देश के लिए एसेट बनो, लाइबिलिटी मत बनो। आगे देखो फिर,
तो शुगर इसमें इतना मिला। उसी तरह से खनिज की अगर जब बात करते हैं मिनरल्स में 0.07%, और जल इसमें बहुत होता है, देख लीजिएगा इतना परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली वाटर का होता है। और इसमें विटामिन 1, B1, B2, B12 और D, E ये सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। ये विटामिन के टाइप है, और मेनली विटामिन की बात करेंगे जिसमें A, B, C, D ऐसे करके विटामिन का होता है, लेकिन मेनली बात करेंगे A, B, C, अगर उसके बाद विटामिन K भी आपको होता है, A, B, C, D ये सारे विटामिन के रूप है, और K भी, ये सारे विटामिन की बात करते हैं। तो दूध में इतना चीज पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से एग में 12% फैट होता है, पीला वाला को निकाल दीजिएगा तो फैट खत्म हो जाएगा, तब 1% मिलेगा। 12% होता है, 3.6% मीट में होता है, 2.5% फिश में होता है। यह सारे इसके जो प्रतिशत परसेंटेज में पाए जाते हैं, यह फैट होता है, प्रोटीन होता है, और इसी तरह से शुगर होता है। इसी तरह से इसमें पाने वाले मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, विटामिन होते हैं, सब पाए जाते हैं। फिर अगर प्रोटीन की बात करते हैं, हमने देखा इसमें, तो इसमें 13% प्रोटीन होता है, तो खूब अंडा खाइए। उसके बाद 21% मांस में होता है, और 19%, 21.10 है तो छोड़ दो, 19% आपको फिश में प्रोटीन पाया जाता है। और बाकी शुगर, इन सब में शुगर नहीं पाया जाता है। शुगर इला नहीं पाया जाता है कि मीठ नहीं है इसलिए, मीठा होता तो शुगर होता, मीठा नहीं है इसलिए शुगर नहीं है, सीधा बात जान लो। जो मीठा है उसी में ना शुगर मिलेगा। चावल में शुगर होता है तो शुगर उसका निकाल करके, हाँ शुगर नहीं शुगर है, चीनी रे बेहुदा, चीनी ये चावल में होता है तो इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर क्या कहा, खनिज वगैरह भी हम उसी सब, इसमें इतना है। फिर इसमें खनिज भी 1% पाया जाता है, ध्यान है, चुप रहना। फिर 1.10% इसमें खनिज पाया जाता है, और फिर इसमें फिश में 1.3% खनिज पाया जाता है। तो इसी तरह से इनकी वाटर में देखिएगा, सब में वाटर 74%, 74.20, और फिर 77%, 77.20 इन सब। अब इसमें देखिएगा, भाई जो एग है ना, अंडा में B2 और D विटामिन पाया जाता है। इसमें भी जो मीट है B2 और B12 दोनों पाया जाता है। और उसके बाद निशानी, इसमें जो होते हैं विटामिन में निशानी यानी D और A, इसमें नाइसिन जो होता है इसमें देखा जाता है। चलिए, ये सारे टेबल आपको उन चीजों को बताता है जिसमें क्या कहता है, इसमें उन सब चीजों को दिखाने का काम करता है जो आपको कृषि यानी कैटल फार्मिंग क्या होता है। कैटल फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो यह पशुपालन के दो उद्देश्य हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य यानी हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोना, बैल वगैरह से भी हम लोग करते थे ना, ऑक्स वगैरह से, के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं को दो मुख्य स्पीसीज है, गाय यानी बॉस इंडिक्स, इसको लिखते हैं। इसका दो, जैसे जो गाय होता है, अगर गाय की बात करते हैं तो गाय में इसको वॉस इंडिक्स, ठीक है, यह इसका साइंटिफिक होता है। और भैंस की अगर बात करते हैं, अगर भैंस की बात करते हैं जिसमें वॉस बुवेलिस, यह इसके साइंटिफिक हो जाते हैं, ठीक है, नाम, जिसके बारे में कहता है दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। जो दूध देती है ना उसको दुधारू पशु कहते हैं। आगे देखिएगा, इसी चीज को कहा, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस, मिल्क एंड डॉट, उसके बाद डाउट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वॉर सच एज टिलिंग्स, irrigation and cartings. Indians cattle beyond two different species, Bos indicus cows and Bos bubalis buffaloes. Milk producing females are called milk, क्या बोलते हैं, milk animals या dairy animals, और while the ones used for farm labor are called drought animal, ठीक है, animals। देखिएगा, लंबे समय तक दूध स्राव काल के लिए विदेशी नस्लों यानी जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे रेड सिंगी,
साहीवाल चित्र में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, और यदि इन दोनों नस्लों में संक्रमण कराया जाए, मतलब इन दोनों नस्लों का संक्रमण अगर करवाया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों ऐच्छिक युग्म रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दूध श्रावण काल होने लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक गाय लमसम 12 से 15 बियान तक जो बच्चा देती है यही होता है। ठीक है, एक कुत्ते की लाइफ कितनी होती है? 10 से 12 साल। एक डॉग की लाइफ होती है, लेकिन इनकी लाइफ अधिक होती है, 20-25 साल होती है, लेकिन 15-20 साल ऐसे ही इनका बच्चा देने का पीरियड होता है काउस की। ठीक है, आगे देखिएगा, दूध देने वाले पशु डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता प्रकार होती है। जैसे इसमें 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे तथा दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं और जिससे पशु को त्वचा रोग हो जाता है, जो आप देखते हैं अठगोरवा वगैरह गांव में कहते हैं, और इसके कारण से भी उसको बीमारी होती है। और बहुत होते हैं खुराहा वगैरह, यह सारी बीमारी मवेशियों में पाई जाती है। ठीक है, जो पैर में कभी कभी अंदर तक खोखला टाइप का हो जाता है उनके लिए। ठीक है, और अतः परजीवी जैसे कीड़े, अमाशय तथा आंत को तथा पर्ण कृत्रिम यानी पलुक यकृत को प्रभावित करते हैं, और संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं, और अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। मवेशियों का टीका होता है वह लगाया जाता है इसमें। उसके बाद कुक्कुट यानी मुर्गी पालन क्या होता है, या पोल्ट्री में जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, यह सारे आहार के लिए करते हैं, जिससे हमको खाने पीने फूड की आइटम्स जो होती है, आप देखते हैं कि डेली कितना मुर्गे वगैरह कट जाते हैं और कितने लोग उसको खा पी के पचा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसी चीज को कहा अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसीलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है, जिससे वह अंडे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग इज द अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक फॉर एग प्रोडक्शंस एंड चिकन मीट। Therefore, improved poultry breeds and are developed and formed to produce layers for eggs and boilers for meat. ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है और नई नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसील तथा विदेशी जैसे लेग हार्ड नस्लों का संक्रमण कराया जाता है। ठीक है, जिसमें कहा उसके बाद चूजों की संस्था तथा गुणवत्ता, जो चूजे रखे जाते हैं उनके लिए। फिर आगे देखिएगा, छोटे कद के ब्लोरल माता पिता द्वारा चूजों के व्यवसायिक उत्पादन हेतु गर्मी अनुकूलतम क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने वाले पक्षी जो कृषि के उत्पादों यानी एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा बहुत और है। उसके बाद हम देखते हैं, जिसमें कहता है अंडों तथा ब्लोरल का उत्पादन, एग्स एंड ब्लोरल प्रोडक्शंस, यानी ब्लोरल चूजे को अच्छी तरह वृद्धि तथा अच्छी तरह आहार, दक्षता के लिए विटामिन की प्रचुरता, आहार, इन सब माध्यमों से उसकी देखरेख किया जाता है और चूजे पाले जाते हैं। और तकरीबन चूजे जो तैयार हो जाते हैं उसके बाद उसको पोल्ट्री फार्म वाले को दे दिया जाता है, जो 45 से 50 दिन यानी 45 to 50 डेज समथिंग, उसके बाद उनका चूजा 1.5 से 2 किलो का तैयार होकर मुर्गा बन जाता है और मुर्गा मार्केट में जाता है, कट करके बिक जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। देखिए, इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशक पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है और मुर्गियों के संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, और जिससे महामारी से एक ग्रसित ना हो तो उसके लिए मेडिसिन वगैरह उनको ज्यादा दिया जाता है, जिससे वह बीमार। कभी कभी आप देखते हैं कि मुर्गों में बीमारी फैल गई है तो 50 का 2, 100 का 2 मुर्गे मिलने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा
These necessitate proper cleaning, sanitations, and sparings of disinfectors at regular intervals. Appropriate vaccinations can prevent and occurrence of infections, disease, and reduce loss of poultry during one outbreak of diseases. ठीक है, ये सारी चीज ध्यान में रखिएगा कि टीके समय समय पर उनको लगाए जाते हैं। आगे देखिएगा मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। तो यह मत्स्य जो उत्पादन है यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे हमारी जो खाद्य पदार्थ श्रृंखला है उसको फुलफिल किया जाए, और यह तरह तरह के फिशरीज, फिश एंड फिशरीज, इनको हम प्रमोट करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं जैसे ऊपर में मुर्गे वगैरह पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, और नीचे में पोखर टाइप का करके उसमें हम क्या करते हैं कि जो मांगुर मछली होती है वह उसके जो गंदगी होती है वह उसको खाने का काम करती है, और जो मुर्गे वगैरह होते हैं उसके जो पचौनी वगैरह जो अंदर के निकलते हैं ना, जितने भी गंदे वंदे मुर्गा के अंदर निकलते हैं देखे होंगे दुकान पे, वह सारे मांगुर मछली खाने का काम करता है। वो भी 250-300 रुपए किलो जाता है, समझे। आगे देखिएगा, चलिए फिर देखते हैं समुद्री मत्स्य यानी मैरीन फिशरीज। कहता है भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है, और सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां पॉम्फ्रेट, मैकरल और टूना, सार्डॉन और तथा बॉम्बैक, यह सारी मछलियां हैं जिसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जिसमें हम चर्चा करते हैं, देखिएगा पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, उसके बाद टूना, सार्डिनीज एंड बॉम्बे, ठीक है, डक। यह हमारी सारी जो मछलियां हैं यह समुद्री मछलियां हमारी है, ठीक है, जो हम खाते और पचाते हैं, ठीक है। उसी चीज को आगे देखिएगा, सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनित उसके बाद गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है, और तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से हम कि मछली कहाँ पर ज्यादा है और उसको हम पकड़ सकते हैं और फिर मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे हमारी क्या होती है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वह बढ़ती है। फिर देखिए उसके बाद अतः स्थलीय मत्स्य यानी इनलैंड फिशरीज, यह क्या होता है, ताजा जल के स्रोत, नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां, खारे जल के संसाधन यानी जल, समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, और जैसे कि नदी मुख्य यानी एस्चुरीज बोलते हैं, तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण पालन है और जहां मत्स्य किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है, धान की खेती में भी। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि वर्षा का पानी हुआ, वर्षा के पानी के कारण क्या हुआ कि खेतों में पानी भर गई, उसमें भी मछली के बीज जैसे हो गए डाल दिए, या कभी कभी बरसात के माध्यम से भी आते हैं, और उसमें धान लगा दिए और धान के साथ वह बढ़ रहा है, बार बार बारिश का पानी हो रहा है, उसको पानी मिल जा रहा है प्रॉपर, वह उसमें बड़ा हो जाता है। जब धान काटेंगे उसके बाद उस मछली को मारने का काम कर लेंगे, वहां भी हम फिशरीज का काम देख सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, और रोहू मछली तालाब के मध्य, कतला मछली और रोहू मछली भारत के बाजार में बहुत अच्छे तरीके से मिलती है, और लोगों की पसंद भी यही होती है, लाइक भी लोग ज्यादा इसको करते हैं। जो पानी में देखते नहीं है कि जिंदा मछली लेते हैं उसी को कतला रोहू करते हैं, बीला वाला शायद कतला होता है, और रोहू जो होता है काला काला जिसमें होता है ना पेटी जिसका, वो रोहू होता है, इसी तरह से, ठीक है। उसी तरह से हाँ, फिर मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है, और मृगल तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेती है, ग्रास कॉर्प खरपतवार
खाती है। सब ये मछलियों के नाम है जो अलग अलग उनके खाने पीने की चीजें। अब देखिएगा, मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जन्म करती है। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज के डिंबों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं मधुमक्खी पालन क्या होता है। इसमें कहता है कि व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरना, ठीक है, हाँ, एपिस सेरना इंडिका, एपिस सेरना या मधुमक्खी है जिसको बी बोलते हैं, ठीक है। एपिस सेरना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी एपिस डोरसेटा, एक दूसरा है एपिस डोरसेटा, ये सारे मधुमक्खी के नाम हैं। डोरसेटा एक सेल मक्खी है तथा एपिस फ्लोरी, ठीक है, यानी उसके बाद लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिक्स मेलीफेरा इटली मछली है, सॉरी मक्खी है, इटली मक्खी है का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे जो हनी है, हनी को बढ़ाने के लिए इसका हम प्रोडक्शन ज्यादातर करते हैं और बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्रायः उपयोग किया जा सकता है। द लोकल varieties of bees used for commercial honey productions are Apis cerna indica, commonly known as the Indian bees। आपने देखा था क्या है, एपिस डोरसेटा, द रॉक बी एंड पीक फॉरेंस। उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरी, ऑपिस फ्लोरी, द लिटिल बी इन द इटालियंस बी वैरायटी मेलिफेरा, जिसको बोलते हैं मेलिफेरा वैरायटी। मेलिफेरा हैज आल्सो बीन द brought in to increase yield to honey. This is the variety commonly used for commercial honey production, ठीक है, commercial honey production के लिए हम इसका यूज करते हैं। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और यह ज्यादातर हनी को इकट्ठा करती है। इकट्ठा मतलब हनी को स्टोर बना करके रखती है। और ये हनी पालन कैसे होता है मालूम है, लकड़ी का इसे बना लिया है ना, चुके घर हमें खाँच 4-5 को खाँच 10 को में लटका दिया और मधुमक्खी खरीद के उसमें डाल दिया और जिससे मध निकाल करके बाद में उसको दूसरे में डाल करके मध गाड़ लिया, फिर उसके बाद उसमें डाल दिया। तो यह लमसम हर महीने जब काम सीजन चलती है ना, यह जब सरसों का होगा, सरसों के सीजन में, लीची के सीजन में, आम के सीजन में, और यह सब मधुमक्खी पालन जो लोग घूमते रहते हैं, सालों भर मधुमक्खी वाले जो लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान घूम करके। और इसमें लोग, एक समय था कि करोड़पति बन गए इन मधुमक्खी में। हमारा याद है कि जिस समय 40-50 रुपए किलो जाता था, हम लोग को तो गांव वाले बहुत थे तो फ्री में ऐसे मिल जाता था। लेकिन जो यह की जाती है तो यह MP वगैरह, झारखंड वगैरह, उड़ीसा वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह, इनकी ट्रक जाती है जिसमें बक्से भर करके उनको ले जाया जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। और अब तो मध भी महंगी हो गई है, तो मध भी, तो इस हिसाब से पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। यह किस्मत की बात है, यह जुआ है। अगर अच्छा चला तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो फिर वही रोड पे। लेकिन फिर भी लोग इसमें अच्छा खासा कमाए, घर वगैरह भी बनाए, बहुत लोग कमाए इसमें। तो इसीलिए इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वे डंक भी कम मारती है और वे निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। और व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं, जिसमें कहा कि द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी।
collection capacity, the signs somewhat less, they stay in a behaves for long periods and breeds very well for commercial honey productions. Bee farms or apiaries आर established, ठीक है। जिसमें देखिए कहते हैं मधुमक्खियां फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती है और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। इन एडिशन टू एक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पॉस्चरेज the king of the flowers available will determine the taste of the honey। क्लियर। ये कक्षा आपकी समाप्त होती है। तब तक के लिए हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।